यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि जो प्रधानमंत्री होगा या तो लोकसभा से होगा या फिर राज्यसभा से होगा, और मंत्री के लिए भी यही शर्त है, दोनों सदन में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। हालांकि अमूमन तौर पर अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें से ज़्यादातर लोकसभा से ही निर्वाचित होकर के पहुँचे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो राज्यसभा से सदस्य नहीं बन सकते, राज्यसभा के सदस्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। राज्यसभा के भी ऐसे सदस्य हैं जो प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है कि आखिर राज्यसभा के वो कौन से सदस्य थे जो प्रधानमंत्री पद पर रहे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1966 की, 1966 की। 1966 में देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, सबसे ताकतवर महिला प्रधानमंत्री, जिसका नाम था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा की मेंबर थी, और देश की पहली ऐसी जो है वो राज्यसभा की मेंबर थी जिसे प्रधानमंत्री पद को संभालने का अवसर मिला। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे। 1996 की बात है। HD देवगौड़ा एंटी कांग्रेसी थे, ये भी राज्यसभा के वो मेंबर रहे हैं जो प्रधानमंत्री पद पर रह चुके हैं। तीसरे नंबर पर हम देख लेते हैं 1997। आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक साल में ही सरकार बदल जा रही है, तो आप सोच सकते हैं, पीछे हमने पढ़ाया है आप सबको कि दो तरह की गवर्नमेंट होती है, एक फुल मेजॉरिटी और एक अलायंस। आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी गवर्नमेंट होगी। अलायंस गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार। और गठबंधन की सरकार की ये सबसे बड़ी जो है वो नकारात्मक बात यही है कि वो 5 साल कंप्लीट शायद ही कर पाती है, जबकि दूसरी तरफ हम यदि देखें पूर्ण बहुमत वाली सरकार, तो उसे एक स्थिर सरकार माना जाता है। वो इसलिए कि वो 5 साल कंप्लीट कर पाती है, एक ही पार्टी की सरकार होती है। 1997 की बात कर लेते हैं तो IK गुजराल साहब जो थे, इंद्र कुमार गुजराल, वो भी देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे। अब चौथे नंबर पर हम कर लेते हैं हमारे देश के एक 72 अर्थशास्त्री माने जाते रहे हैं, जिनका नाम है मनमोहन सिंह। और आप लोग अच्छे से मनमोहन सिंह को जानते हैं कि इन्होंने 2 बार जो है पद को संभाला था प्रधानमंत्री का। 2004 से लेकर के 2014 तक जो है ये प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं मनमोहन सिंह। तो ये 4 ऐसे नाम हैं जो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं और ये प्रधानमंत्री भी बने। और यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि ज़रूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही मेंबर, वो राज्यसभा का भी मेंबर हो सकता है। आवश्यक यही है कि वो दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य हो, और यदि वह बना दिया जाता है मंत्री या प्रधानमंत्री और दोनों में से किसी एक का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने तक का टाइम दिया जाएगा और एक उपचुनाव कराया जाएगा। उसमें यदि वो जीतता है तो पद पे बना रहेगा, अन्यथा राष्ट्रपति उसे क्या करेंगे, हटा देंगे, बर्खास्त कर देंगे। ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। चलिए अब आते हैं, हम पढ़ लेते हैं टर्म, कार्यकाल के बारे में। ये लिख लीजिएगा, जहाँ तक हम टर्म की बात करेंगे, कार्यकाल की,
तो देखिए, भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, उसके कार्यकाल का उल्लेख नहीं किया गया है कि वो 5 वर्ष रहेगा अपने पद पर, कि 4 वर्ष रहेगा, कि 6 वर्ष रहेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। और ये नहीं कहा गया है तो एक तरह से ठीक ही किया गया है, क्योंकि संविधान विशेषज्ञ बहुत अच्छे से परिचित थे। पहली बात तो ये है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और लोकतांत्रिक देश में आपको पता ही है कि जो प्रत्याशी चुनने का अधिकार होता है वो जनता के पास होता है, और जनता की मूड का कौन जाने, वो किसे जो है प्रधानमंत्री बनाएगी, किसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोट देगी। इसलिए जो है इसका कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि पूर्ण बहुमत वाली जो सरकार होती है वो पूरा 5 साल तक अपने पद पर बनी रहती है, जबकि गठबंधन सरकार में ऐसा नहीं होता है। गठबंधन सरकार 2 साल के अंदर भी, 1 साल के अंदर भी, और आपको बताया ही था 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, 1979 में जो है वो ख़त्म हो गई, साधुचरण सिंह आ गए। अभी हम आप लोगों को लिखवाए राज्यसभा के मेंबर, उसमें भी इंद्र कुमार गुजराल और एच डी देवगौड़ा के बारे में बात बताई 1 साल में। तो कहने का मतलब हमारे देश में तो 13 दिन के लिए भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में बने हैं। 13 दिन के अंदर ही उनकी सरकार गिर गई थी, इसलिए ये कार्यकाल को फिक्स नहीं किया गया। तो पहली बात तो ये है कि द टर्म इज़ नॉट फिक्स्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कहीं भी कार्यकाल का उल्लेख नहीं है, और ये ध्यान में रखना है जब भी आपसे क्वेश्चन कर दे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कर देता है कि आखिर कितना जो है कार्यकाल होता है प्रधानमंत्री का, दे देगा 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, नन ऑफ दिस। आपका आंसर क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। अब आते हैं दूसरी बात, पढ़ लेते हैं। अटॉर्नी जनरल में भी हमने आप सबको बताया था, जो प्रधानमंत्री है या मंत्री है, कोई भी मंत्री हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो या हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन, कोई भी मिनिस्टर है, ये लोग होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जो पद धारण करते हैं, उसमें एक शब्द हमने आप सबको बताया था, उसका नाम था प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और हिंदी में इसे कहा जाता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो। अब देखो, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के इच्छा के ऊपर डिपेंड करता। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है, अटॉर्नी जनरल में हमने बताया था कि राष्ट्रपति के इच्छा के ऊपर महान न्यायवादी पद अपना धारण करता है, राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट वर्ड का यूज किया गया है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एक शब्द आप सबको बताने चाहेंगे, ये देश का सबसे पावरफुल टर्म है प्रधानमंत्री। इसलिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद तो धारण करेंगे, परंतु राष्ट्रपति जब चाहे तब उसे हटा नहीं सकता। वो तभी हटा सकता है जब लोकसभा में उसकी माइनॉरिटी सपोर्ट है, बहुत कम सपोर्ट है, मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। यानी आप सब समझते हैं सरकार चलाने के लिए मैंने बता ही दिया है कि 273 होना ही चाहिए, तभी राष्ट्रपति आदेश देता है। इससे कम होगा तो फिर वो प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो एक तो बातें ये हो गई जब प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करें तो, यानी कि मेजॉरिटी सपोर्ट जब तक उसे बहुमत जो है हासिल है, सपोर्ट जो है लोकसभा की उसे हासिल है लोकसभा में, तब तक राष्ट्रपति उसे हटा नहीं सकता। तो यही बातें हैं, इसमें 3 ही बातें हैं। पहला, टर्म फिक्स नहीं है, लिख लीजिए द टर्म इज नो फिक्स। दूसरा लिख लीजिए कि द प्राइम मिनिस्टर / मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री या मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। और तीसरी बात हमने बताई कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हटा नहीं सकता जब तक उसे लोकसभा में मेजॉरिटी सपोर्ट हासिल है, एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर एंजॉयज
majority support in the Lok Sabha, the president can't remove the prime minister. राष्ट्रपति हटा नहीं सकता प्राइम मिनिस्टर को यदि लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त है तो ये रहा टर्म से रिलेटेड सवाल, इस तरह के बनाए जा सकते हैं। अब हम आते हैं रेजिग्नेशन की बात कर लेते हैं, त्यागपत्र की, फिर जाकर के सैलरी की बात करेंगे और फिर जाकर के उसके फंक्शन और पावर की ही भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं रेजिग्नेशन। देखिए, जब रेजिग्नेशन की हम बात करते हैं त्यागपत्र की, तो मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये दोनों जो त्यागपत्र देंगे वो राष्ट्रपति को ही देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। तो एक बात तो यहाँ समझ में आ गई, मिनिस्टर या स्लैश दे करके द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री और मंत्री द्वारा त्यागपत्र दिया जाता है, रेजिग्नेशन लेटर को सौंपा जाता है। एक बातें बता दे और भी इसमें, जब प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे, रिजाइन करे या फिर वो पद पे रहते हुए मर जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है शून्यता की स्थिति पैदा हो जाती है। अब शून्यता का मतलब क्या है कि यहाँ पे पद पूरी तरह से खाली हो जाता है, जबकि वही मंत्री यदि कोई रिजाइन दे या मंत्री मर जाए पद पे रहते हुए, तो वो शून्यता की स्थिति नहीं, वो खालीपन की स्थिति पैदा हो जाती है। इसका मतलब है कि मंत्री का पद को आसानी से भरा जा सकता है। तो ये भी बातें ध्यान में हमें रखनी है। इसका मतलब क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, हमने बताया था आप लोगों को कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, वो पीएम होता है। और जब पीएम त्याग पत्र दे दे या पीएम मर जाए, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी मंत्री परिषद है खुद ही डिजॉल्व हो जाती है, खुद ही भंग हो जाती है। तो ये भी बातें आप सबको ध्यान में रखना है कि द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डाइज, देन स्टैंड डिजॉल्व्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उस समय मंत्री परिषद जो है भंग हो जाती है। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन कर ही दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सैलरी की। देखिए, प्रधानमंत्री को सैलरी वही दी जाएगी जो एक सांसद को दी जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री तो पहले बाद में न है। सबसे पहले तो वो लोकसभा का सांसद सदस्य बनेगा और उन्हीं सांसदों में से जो अच्छा होगा, जिसे बहुमत प्राप्त है लोकसभा में, उस पार्टी का अध्यक्ष जो है वो तय करेगा। और किसी एक सांसद को जिसे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति को भेज देता है और राष्ट्रपति उसे शपथ दिला देता है। ये बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ इससे पहले। तो एक तो बातें हैं कि सैलरी जो है वो डिसाइड कौन करेगा कि कितनी सैलरी आखिर जो है प्रधानमंत्री को मिले या मंत्री को मिले। तो पहली बात तो हमने बता दिया कि जो सांसद को सैलरी दी जाएगी वहीं एक मंत्री की सैलरी होगी और वहीं एक प्रधानमंत्री की। आपको बता दें 1,60,000 अभी है सैलरी उनकी। लेकिन सिर्फ सैलरी पे मत जाइए, सैलरी के अलावा बहुत सारे जो है फैसिलिटी मिलती है, बहुत सारे जो है अलावेंसीज मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं, 2,000 रुपये जो है पर डे पॉकेट मनी मिलती है, बहुत सारे। आप 30 दिन का जोड़िए तो 60,000 रुपये हो जाता है, तो बहुत पैसे मिलते हैं। वैसे आप यदि जानना चाहते हैं तो आपकी जानकारी के लिए जो है 1.60 लाख यानी लगभग जो है 1,60,000 रुपये उन्हें पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। वही सांसद को भी मिलेगा, वही प्रधानमंत्री को भी मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी डिसाइड कौन करेगा। तो सैलरी डिसाइड करने का जो राइट है वो है हमारी पार्लियामेंट को, और वो समय समय पर निर्धारित करती रहती है। यानी द सैलरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर/MP इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर जो है निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा?
संसद के द्वारा। तो संसद डिसाइड करेगी। और क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही खूबसूरत भाषा में जो है पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री का वेतन का निर्धारण कौन करता है। आप बहुत आसान इसका आंसर देंगे। आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट, संसद के द्वारा। और आप लिखना भी चाहे तो ये बातें लिख सकते हैं, द सैलरी इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो चलिए यहाँ पे भी हमने दो बातें पढ़ ली। एक तो ये पढ़ ली कि सैलरी कितनी मिलती है, और दूसरी बातें पढ़ ली कि सैलरी का डिसाइड कौन करता है। अब हम पढ़ेंगे कि आखिर जो है प्रधानमंत्री किसे किसे अपॉइंट करता है, उसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, वो क्या क्या कर सकता है।